S is equal to average velocity into time taken. एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन u प्लस v अपॉन 2. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर होता है। एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 करके निकाली जा सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड निकालने का होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाली जा सकती है, तो u प्लस v अपॉन 2, और जो टाइम टेकन है टाइम टेकन को t ही बोल दीजिए सिर्फ। यहाँ लिखिएगा s, और ये जो u प्लस v है इसको पलट कर ऐसे लिख दो v प्लस u अपॉन u प्लस v को v प्लस u लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में जो देखा, फर्स्ट इक्वेशन में v इज इक्वल टू u प्लस 80 है ना, तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी v माइनस u। एक काम करिए, ये मत करो, इससे थर्ड इक्वेशन प्रूव होगी। आप एक काम करिए, इसको ऐसे ही रहने दो, ये काट दो, ये s इज इक्वल टू u प्लस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से मैं v की वैल्यू डालूंगा। v की वैल्यू क्या है, u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है हाँ, तो क्या था u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। अब u तो u ही रहा और v की जगह मैंने डाल दिया u प्लस 80, है ना, तो u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। अब यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए मैंने ये वैल्यू निकाली है। अब u प्लस u कितना हो गया, 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी, ये हो गया। एक्सपैंड करिए इसको, एक काम करो पहले ब्रैकेट को स्प्लिट कर लो अंदर से। जैसे 2u है तो इसको लिखोगे 2u अपॉन 2 प्लस 80 है तो 80 को लिखोगे 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। और यहाँ इधर भी डिनोमिनेटर में 2 न्यूमरेटर में 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर केवल u बचा। s इज इक्वल टू u इंटू टी कितना हो गया, ut, और 80 अपॉन 2 इंटू टी कितना हो गया, 80 स्क्वायर बाई 2। यही तो सेकंड इक्वेशन होती है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर मतलब वही 80 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन, जब थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो फिर यही फॉर्मूला लिखेंगे, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब मैं वो काम करूंगा जो मैं पहले यहाँ पर करने वाला था। तो इसी फॉर्मूले से, यही s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, इसी से सेकंड इक्वेशन प्रूव हो जाती है और इसी से थर्ड इक्वेशन प्रूव होती है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, s इज इक्वल टू ये जो u प्लस v है इसको पलट कर v प्लस u लिखो, v प्लस u अपॉन 2, और ये जो t है इसको लिखो v माइनस u अपॉन a। समझ गए? अब देखिएगा कि अगर मैं t निकालूँ तो a इज इक्वल टू क्या है, v माइनस u अपॉन t। अब इसको t को इधर ले जाओ तो a को इधर ले आओ, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस u अपॉन a। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए t की वैल्यू यहाँ डाल दी। तो यहाँ लिखते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने ये वैल्यू यहाँ पर लिखी है। हाँ जी, न्यूमरेटर में है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इधर डिनोमिनेटर में 2, इधर डिनोमिनेटर में a, तो 2 इंटू ए कितना, 2a, 2a को s से मल्टीप्लाई करो, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस का u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को पलट कर लिख दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशंस हो गई, और शायद ये तीनों प्रूफ आपने 9th क्लास में करेंगे होंगे इस तरीके से। ठीक है, अब चौथी इक्वेशन देखेंगे। तो अब ना एक चीज़ देखनी होगी मुझे,
जैसे हम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम जो है 1 घंटा, मैंने बोला कि 1 घंटा, तो 1 घंटा अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन होता है ना। अगर मान लीजिए इंसान थोड़ा बहुत थका हुआ है तो 1 घंटे में अपनी नींद भी पूरी कर सकता है। तो 1 घंटे की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, ठीक। इसी तरह से 1 मिनट, तो 1 मिनट की भी अच्छी खासी लेंथ होती है। 1 मिनट में अगर कोई आपसे कहे कि भाई 1 मिनट में आप कितना दौड़ सकते हो, तो आप कहेंगे कि भाई मैं ज़्यादा तो नहीं, पर 1 मिनट में शायद मैं 100 मीटर तो दौड़ ही जाऊँगा। भाई जब 10 सेकंड में वो असाफा पोवेल 100 मीटर दौड़ सकता है, 9.5 सेकंड में दौड़ जाता है, तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में तो आप भी दौड़ सकते हैं। 100 मीटर कोई बड़ी बात नहीं होती। तो 1 मिनट में हम शायद 100 मीटर दौड़ सकते हैं। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट की भी कुछ पर्टिकुलर लेंथ होती है, तो आप उसमें कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह से 1 सेकंड की भी तो कुछ लेंथ होती होगी, वो भी पर्टिकुलरली तब जब जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, वो भी कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो बहुत तेज स्पीड से चल रहा है, तो 1 मिनट की भी तो कुछ लेंथ होती होगी, ठीक। तो हमसे सॉरी 1 सेकंड की भी तो कुछ लेंथ होती होगी। तो मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एस एनथ का मतलब क्या है? एस एनथ का मतलब ये है, मान लो एन की जगह 4 डाल दिया, तो एस फोर्थ, इसका मतलब क्या है कि ठीक चौथे सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई हमें यहाँ से मेरठ जाना है, हमें यहाँ से मेरठ जाने में 3 घंटे लग गए, ठीक है। तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा, तो पहले घंटे में कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा, तो हम ये कहते हैं कि भाई 40 टोटल जो है, यहाँ से मेरा घर 60 किलोमीटर है जहाँ पर मुझे जाना है। तो पहले घंटे में जो है, पहले घंटे में तो मैंने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया। बाकी के जो 2 घंटे हैं उसमें मैंने 20 किलोमीटर ट्रैवल करा है, क्योंकि बाकी के जो 20 किलोमीटर हैं वो बड़े कंजेस्टेड हैं, उसमें इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है कि मैं परेशान हो गया कि मैंने 40 किलोमीटर तो 1 घंटे में ट्रैवल करा, और लेकिन जो अगला जो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस बचा वो मैंने 2 घंटे में ट्रैवल करा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी स्पीड वेरी करती रहती है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, स्पीड वेरी करती रहती है। तो ऐसे ही कोई भी मोशन है, चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन हो, चाहे वो डिसेलरेटेड मोशन हो। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसमें स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, डिसेलरेटेड जिसमें लगातार स्पीड घटती जा रही है, और एक यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड सेम है। तो उसमें हम ये पर्टिकुलर निकाल सकते हैं कि भाई हमने nth सेकंड में यानी कि 4th सेकंड में कितना ट्रैवल करा, सिर्फ उतने सेकंड में। तो हो सकता है वो डिस्टेंस बहुत मामूली सा हो, ये 1 सेकंड में जरा सा 1 सेकंड है, उसमें आपने कितना ट्रैवल करा, शायद 0.1 मीटर, शायद 0.2 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर अब 11th क्लास में एक नई चीज़ और ऐड हो गई है जो हमको करनी है। अब इसमें हम हेल्प लेंगे एपी की, जो हमने एपी करा था 10th क्लास में। तो आप ये देखिएगा कि जब मैं 4th इक्वेशन की बात करता हूँ, तो 4th इक्वेशन के लिए भी मैं 2nd इक्वेशन लेकर चलूँगा। लिखिएगा, एज वी नो दैट S is equal to ut, S is equal to ut plus half at square, ut plus half at square. Similarly, ये जो S is equal to ut plus half at square है, ये पता है क्या है? ये है कि मुझे टाइम दे दिया कि भाई आपके पास टाइम है कितने सेकंड, मान लो 20 सेकंड, 25 सेकंड, कि आपने उसमें कितना टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर लिया, वो टोटल निकालो आप। तो टोटल का मतलब क्या है, सोचो जरा, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एज वी नो दैट S is equal to ut plus half at square. Similarly, distance traveled in first n seconds, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट n सेकंड्स, के n सेकंड्स में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो यहाँ सब्सक्रिप्ट में n लिख दीजिए ना, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर t है, n सेकंड्स है ना, तो टाइम की जगह मैं n डाल दूंगा। भाई 5 सेकंड होगा तो t की जगह मैं 5 डालूंगा ना, तो n सेकंड से तो t की जगह n डालूंगा। तो क्या हो गया, un प्लस हाफ an स्क्वायर, un प्लस हाफ an स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। ये करने के बाद फिर देखिएगा, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड
in first n minus 1 seconds distance traveled in first n minus 1 seconds. तो फर्स्ट n माइनस 1 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी वही बॉडी, उसको हम बोल देंगे Sn माइनस 1। तो अब क्या करिए, अब आप t की जगह n माइनस 1 डाल दो सब जगह, तो u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ हमारा 0 है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है और मान लीजिए यहाँ पर 6 सेकंड है। तो अगर मेरे पास ये आ जाए कि मैंने 5 सेकंड में कितना ट्रैवल करा है ये पता चल जाए, और मुझे ये पता चल जाए कि मैंने 6 सेकंड्स में कितना ट्रैवल करा है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस घटा दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा इस 6th सेकंड में मैंने कितना ट्रैवल करा है। भाई 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, तो 5 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो मार्क है, इस मार्क का मतलब क्या है कि 6 सेकंड कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से और यहाँ तक वाला जो है ये क्या है, ये मेरा 6th सेकंड है कि 6ठे सेकंड में मैंने कितना ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो वही चीज़ है कि टोटल n सेकंड्स में मैंने इतना ट्रैवल करा, और n माइनस 1 सेकंड्स यानी कि उससे जस्ट 1 सेकंड पहले तक मैंने इतना ट्रैवल करा, तो nth सेकंड में मैंने कितना ट्रैवल करा। ये वो चीज़ है जैसे आपके पास सम ऑफ n टर्म्स होती थी, तो an इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता था Sn माइनस Sn-1, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि अगर मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स है और सम ऑफ n-1 टर्म्स है, तो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे पास nth टर्म आ जाएगा, ये होता था। तो ये वही वाली चीज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। अगर नहीं भी पता है तो शायद इस कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया होगा कि टोटल 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, टोटल 6 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, इस टोटल में से ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5 से 6 के बीच यानी कि 6th सेकंड में आपने कितना ट्रैवल करा। तो उसको 5th नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 5 का मतलब तो ये है कि 5 सेकंड तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि अगर मेरी उम्र 15 साल हो गई, तो कई लोग तो कहते हैं कि भाई मेरा 15th बर्थडे है, कि मेरी 15 साल उम्र हो चुकी है। तो 15 साल उम्र हो चुकी है, और कई लोग ये बोलते होंगे कि 16वें में चल रहा है, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम 16th ईयर ऑफ माई एज में एंटर कर चुके हैं, 15 साल कंप्लीट हो गए, समझ गए। ये जो 2022 जो साल चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2021 है वो 2021 पूरा कंप्लीट हो गया दिसंबर 2021 में, तो 2022वां साल चलता रहेगा ये पूरा 31 दिसंबर तक। तो ये चीज़ है, समझ गए। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इसको क्या बोलते हैं, Snth, Sn-Sn-1, ठीक है। तो देखिए जी Sn क्या हो गया, un प्लस हाफ an स्क्वायर, माइनस Sn-1, Sn-1 क्या है, u इंटू n-1 और प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। ऐसे में हमको क्या करना होगा कि जो u वाली टर्म है वो एक साथ ले लेंगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर एक्सपेक्ट कर दो पहले, माइनस u इंटू n-1 और माइनस प्लस माइनस माइनस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। ये u वाली टर्म है, ये u वाली टर्म है, तो मैंने u को कॉमन ले लिया, तो बेटा बचा गया n माइनस ब्रैकेट में n-1, समझ गए। इधर से u कॉमन ले लिया तो n बचा, इधर से u कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस ऑफ n-1, माइनस ऑफ n-1, ठीक है, हाफ a। मैंने
मैंने क्या करा कि ये जो un वाला है ना, ये un और ये un माइनस वन, तो दोनों में मुझे u नज़र आ रहा है, तो मैंने u कॉमन ले लिया। u कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा प्लस का n, और इधर जब u निकाला तो क्या बचा माइनस ऑफ n माइनस वन, माइनस ऑफ n माइनस वन, ये हो गया। अब इधर देखिए हाफ a इधर भी है, हाफ a इधर भी है, तो मैंने प्लस का हाफ a कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा n स्क्वायर माइनस हाफ a तो निकाल चुका हूँ, तो माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो। एस एन इज इक्वल टू यू इंटू ब्रैकेट में क्या है n माइनस n और माइनस माइनस प्लस प्लस वन प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस ये जो n माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस 2n, n माइनस n कैंसिल आउट हो गया, तो u हो गया u इंटू वन u प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस वन और माइनस माइनस प्लस का 2n, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2n माइनस वन, तो एस एन एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस वन। ठीक है, हमको यही चीज प्रूव करनी थी, तो ये हमारी चौथी इक्वेशन हो गई। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 16 तक आकर हमने ये प्रूफ कंप्लीट कर दिया है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो, यहाँ ना समझ में आया हो तो नोट्स में देख लेना, कोई भी चीज़ ना समझ में आई तो मैं वीडियो आपको भेज दूँगा इसका, जहाँ भी हट के देख लेना। अगला जो है ये आपके लिए जो नई चीज़ थी वो ये वाली थी फोर्थ इक्वेशन, ठीक, और शायद इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा सबको। अब इसके बाद अगला जो मेथड है, जैसे आपने अगर 9th क्लास का याद हो तो 9th क्लास में आपने दो मेथड करे थे, एक तो ये वाला मेथड था मैथमेटिकल मेथड, दूसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड भी है सिलेबस में, वो भी करेंगे, लेकिन एक तीसरा मेथड यहाँ पर है कैलकुलस मेथड। तो पेज नंबर 16 पर ही देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन हेडिंग में डाल रहा हूँ यहाँ पर बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड, तो यहाँ पर भी फंडा वही लेकर चलना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैं लेकर क्या चला था, मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेकर चला था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर भी जब मैं कैलकुलस मेथड से करूँगा तो भी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेकर चलूँगा। कौन सी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला। As we know that a is equal to dv by dt, as we know that a is equal to dv by dt, acceleration dv by dt के इक्वल होता है। तो dv क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, dv हो गया a इंटू डी टी, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब मैं ये कहूँगा कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है dt, dt का मतलब क्या है कि वेरिएबल क्या है, टाइम है। इधर दिखाई दे रहा है dv, इसका मतलब वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी है। इधर वेरिएबल टाइम है, इधर वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ है जो चेंज हो रही है, तो dt है इधर और dv है। तो इसका मतलब मैं ये देखूँगा कि टाइम में क्या चेंज आ रहा है, ये मुझे देखना है, और वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। और उसके लिए बिल्कुल आसान सी चीज़ है, हम ये देखते हैं कि किसी भी मोशन में जनरली when t is equal to 0 सेकेंड, यानी कि जब मैं टाइम को इनिशियली लेकर चलता हूँ तो टाइम 0 सेकेंड कभी नहीं होता। जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ। जिस टाइम मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी वो मेरे लिए टाइम हो गया 0 सेकेंड। तो t is equal to 0 सेकेंड। उस टाइम जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की,
वो जो वेलोसिटी होती है उसको मैं u बोलता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, v इज जनरल टर्म फॉर वेलोसिटी, तो यानी कि उस टाइम वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u। v क्या होता है उस टाइम, u होता है। अच्छा, फिर मैंने कहा व्हेन टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है 10 सेकंड हो, कहीं पर 15 सेकंड हो, 20 सेकंड हो। हमने तो जनरल एक इक्वेशन बनाने के लिए फाइनल टाइम को क्या मान लिया, t सेकंड। इसी तरह से जो फाइनल वेलोसिटी है v, उसको भी मैंने v ही मान लिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज u, मतलब v इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी, एंड v इज इक्वल टू u का मतलब क्या है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू v का मतलब क्या है कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इनिशियल टाइम हमारा 0 सेकंड होता है, फाइनल टाइम हमारा t सेकंड होता है। तो आप क्या करेंगे, जब दो इस तरीके से वेरिएबल इधर आ गए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स as per the limits explained above। ये हमारी लिमिट है कि कहाँ से कहाँ तक आपका टाइम जा रहा है और कहाँ से कहाँ तक आपकी वेलोसिटी जा रही है। तो इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, मैंने इधर इंटीग्रेट कर दिया, ये लगा दिया dv, और इसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया a dt। हाँ जी, टाइम की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, तो लोअर यहाँ पर dt है ना, यानी कि यहाँ पर टाइम की लिमिट डालनी है मेरे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। ऐसे ही इधर dv लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल v है, तो v की लोअर लिमिट u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो भाई सीधा सा फंडा, जब dx को इंटीग्रेट करते थे तो x आ जाता था, तो जब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा। तो इधर क्या आ गया, v, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v इज इक्वल टू a, तो कांस्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन, अच्छा आप ये कहेंगे नहीं नहीं, ये तो मोशन ऐसा हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। मैंने मान लिया कि एक्सेलरेशन चेंज होएगा, लेकिन ये जो टाइम है ना, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर dt लिखा हुआ है, तो जिस भी टर्म के साथ में d वाला टर्म आ रहा हो, समझ जाना वेरिएबल वही है, यहाँ पर वही चीज़ वेरी हो रही है। तो एक्सेलरेशन विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालना, तो ये तो a तो बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेट करना है, तो भाई जब dv का इंटीग्रेट करके v कर दिया तो dt को इंटीग्रेट करके t कर दूंगा। यहाँ क्या आ गया t, और ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया t। लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज t। उसके बाद क्या करा जाता है कि यहाँ वेरिएबल v था, तो v की जगह एक बार अपर लिमिट डालो, एक बार लोअर लिमिट डालो, बीच में माइनस का साइन, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v की जगह v डाला, v आ गया, बीच में माइनस का साइन, v की जगह u डाला, u आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू a। अब t की जगह t डाला तो t आ गया, माइनस t की जगह 0 डाला तो 0 आ गया, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू t माइनस 0 इज t, a इंटू टी कितना हो गया 80। अब माइनस यू को उधर ले गए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है, क्लियर है। अभी ये शायद आता नहीं होगा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन, मैं बता देता हूँ कि ये डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की, कि a क्या होता है dv बाई dt। dv का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, dt का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। अब हम क्या करेंगे, ये जो dt है इसको यहाँ a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dv विल बी इक्वल टू a dt। अब हमने क्या कहा कि हम दोनों तरफ ये देख लेते हैं कि वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी है। तो जो d के साथ लिखा हुआ है, d के साथ क्या लिखा हुआ है t, तो वेरिएबल वाली टर्म क्या हो गई t। d के साथ क्या लिखा हुआ है v, तो वेरिएबल वाली टर्म हो गई v। तो अब मुझे लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखनी है v की और t की। तो v की लोअर लिमिट क्या होती है u, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और v की फाइनल लिमिट यानी कि अपर लिमिट क्या होती है v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो वो इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल करते करते फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचता है। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल लोअर लिमिट इज u एंड अपर लिमिट इज v। ऐसे ही जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम कहेंगे कोई भी मोशन जब स्टार्ट होता है तो वो टाइम 0 से स्टार्ट होता है, तो t इज इक्वल टू 0 हो गया, और फाइनल टाइम को बोल दिया t।
तो इधर t है, तो इधर जब इंटीग्रेट करूँगा दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया 0 से t, लोअर लिमिट लिखते हैं पहले फिर अपर लिमिट लिखते हैं 0 से t। ऐसे ही v को जब इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर लिमिट पहले लिखेंगे u और अपर लिमिट v। अब सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, मैं ना ज़्यादातर 2 या 3 फार्मूले, मैंने लिखवाए तो आपको 7-8 फार्मूले इंटीग्रेशन के, लेकिन 2 या 3 फार्मूले ही यूज़ करूँगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला यही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है ये x के इक्वल होता है, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ dv किसके इक्वल हो गया, v के इक्वल। जब इंटीग्रेशन ऑफ dx x के इक्वल, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv किसके इक्वल हो गया, v के इक्वल। सिमिलरली ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रल क्या हो गया, t हो गया। लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, और अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं, ऐसे यहाँ लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। फिर क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल था ना v, एक बार v की जगह डाल दो अपर लिमिट, एक बार v की जगह डाल दो लोअर लिमिट, और बीच में लगा दो माइनस का साइन, तो v माइनस u। ये एज इट इज रहा, एक बार t की जगह डाल दो अपर लिमिट यानी कि t, और एक बार t की जगह डाल दो लोअर लिमिट यानी कि 0, तो t माइनस 0, t माइनस 0 इज t, तो at हो गया। इधर v माइनस u को उधर ले जाओ प्लस at। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन बिल्कुल नया है, सभी बच्चों के लिए नया है इंटीग्रेशन, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। आप ये देख लो कि 2, 3, 4 चैप्टर होते होते इंटीग्रेशन में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे सारे बच्चे, और फिर आपको ये लगेगा कि जो आपने 9th क्लास में मैथमेटिकल मेथड पढ़ा, वो ग्राफिकल मेथड पढ़ा, वो सब बेकार है, इंटीग्रेशन वाला मेथड ही अच्छा है। हम कैसी भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, टफ से टफ फिगर का एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन को यूज़ करके। हमें उन फॉर्मूलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ठीक है, और उसका कोण का क्या होता है पाई r l, पहले स्लाइड हाइट निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हालांकि उतना डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ 2 या 3 फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन के ज़रूरत पड़ने वाली है, ज़्यादा नहीं। चलिए जी सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। सेकंड इक्वेशन है पेज नंबर 17 पर। तो सेकंड इक्वेशन में जो हम फार्मूला लेकर चलेंगे, सेकंड इक्वेशन में हम फार्मूला लेकर चलेंगे v का, मतलब किसी भी डेरिवेशन में मुझे ये याद रखना होता है कि भाई मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, और बीच में कहीं कहीं कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, वो टर्निंग पॉइंट्स याद रखने हैं। नहीं तो अगर डेरिवेशन में कहीं अटक गए तो बस फिर अटक ही गए, फिर इधर उधर देखना पड़ता है कि भाई बता दे और वो भाई बताता नहीं है कभी भी, वो कहता है भाई मुझे कुछ नहीं आता, और जब उसका पेपर का रिजल्ट आता है तो पता चलता है ऐसा सब कुछ आता था। तो ऐसे धोखे हो जाते हैं, कई बार ध्यान रखना। चलिए मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो डेरिवेशन भी ना लिख कर लेना प्रैक्टिस। इसमें 3 चीज़ें रहेंगी मेन फिजिक्स में, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसमें अपने आप से बनाकर कोई डेफिनेशन मत लिखना, जैसी है एग्जैक्टली वैसी ही लिखना, नहीं तो धोखा हो जाता है कई बार कि सर मेरा मतलब भी तो वही था जो मैंने लिखा हुआ है, वो कहेंगे नहीं ये यही लिखना था। तो वो डेफिनेशन पे छेड़ाखानी मत करना, मतलब 3 इडियट्स वाला फंडा मत अप्लाई करना कि सर मेरा भी तो मतलब वही था, ठीक है, उसमें थोड़ी हाइपोथेटिकल थी कहानी। तो सेकंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है v इज इक्वल टू ds/dt। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है कि जैसे वहाँ पर शुरुआत में हम ये लेकर चले थे a इज इक्वल टू dv/dt, यहाँ पर लेकर चलेंगे v इज इक्वल टू ds/dt। अभी जो dt है इसको इधर ले आओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू v dt, ds इज इक्वल टू v dt। फिर एक काम और करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में मैं v की वैल्यू निकाल चुका हूँ u प्लस 80, वो इसमें डाल दो v की जगह, ds is equal to u plus 80 into dt, यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। जो इतना आया इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, फिर वही काम, हम लिमिट्स देखेंगे क्या क्या होंगी। तो when t is equal to 0 सेकेंड, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जब टाइम जो है वो 0 सेकेंड है। अच्छा, मैं अब लिमिट के नाम पर क्या क्या लूँगा, वेरिएबल बता दो दोनों तरफ क्या क्या है, t और s, बिल्कुल सही।
तो मैं एक तो टी को लूँगा, जब टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट से ही स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब उसने शुरुआत में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करा ही नहीं था। तो टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड जब है तो उसका डिस्टेंस कितना है, वो भी 0 मीटर है। ये कहेंगे व्हेन टी इज इक्वल टू टी सेकेंड्स एस इज इक्वल टू एस मीटर। ये हो गया कि भाई टी सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मैंने बोल दिया एस मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर इंटीग्रेशन करिए ds, तो भाई यहाँ पर वेरिएबल क्या है s, तो s की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे u प्लस 80 इंटू डी टी। इसकी लोअर लिमिट कितनी है टाइम की, 0, और अपर लिमिट कितनी है t, ये हो गया। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड है इसको एक्सपांड कर लो आप, इसको करिए जैसे dx है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ds का इंटीग्रेशन s, ये s हो गया। लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज s। इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं एक स्टेप एक्सपेंड और करूँगा इसको, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt ये कर दिया। ठीक है, इधर कर रहा हूँ, ये मिटा रहा पोर्शन। यहाँ पर वेरिएबल क्या था, s था, तो इधर s आ रखा है, आप s की जगह एक बार s डालिए और एक बार s की जगह 0 डालिए और बीच में माइनस लो, s माइनस 0, इधर हो गया s माइनस 0। राइट हैंड साइड पर क्या होगा, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है t, क्योंकि dt लिखा हुआ है, तो जो ये dt है इसके अलावा, मतलब टाइम के अलावा जो भी टर्म है वो सब कांस्टेंट है, तो u भी एक कांस्टेंट हो गया, तो u तो बाहर आ जाएगा, केवल dt बचा। dt का इंटीग्रल क्या होगा, t, जब dx का इंटीग्रल x तो dt का इंटीग्रल t, तो u यहाँ पर आ गया और dt का इंटीग्रल क्या हो गया t, और t की लोअर लिमिट क्या है बेटा 0 और अपर लिमिट क्या है t, तो 0 से t प्लस, अब यहाँ पर जो वेरिएबल वाला टर्म है वो है t, क्योंकि d के साथ t लिखा हुआ है, तो भाई t तो वेरिएबल होगा, t को तो यही छोड़ेंगे, लेकिन ये जो a है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, तो a को बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन 0 से t dt, तो भाई t का मतलब क्या है, t की पावर 1, और याद करिए एक फॉर्मूला और था इसका कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर t आ गया, तो t की जगह एक बार t डालो, एक बार t की जगह 0 डालो, ये s माइनस 0 तो s हो गया, ये u t की जगह t डाल दिया तो t आ गया, माइनस t की जगह 0 डाला तो 0 आ गया, प्लस a, अब t की पावर 1 है तो क्या हो गया, वही x की पावर n की तरह, x की पावर n+1, ऐसे t की पावर 1 है तो क्या हो गया, t की पावर 1+1 अपॉन 1+1। ठीक है, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t, तो t माइनस 0 इज t, तो ut हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस a। अब देखिएगा ये है बेटा t स्क्वायर अपॉन 2, 0 से t। अब आप क्या करिए, एक बार t की जगह t डालेंगे, t की जगह t डालेंगे तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर अपॉन में 2 है ही, माइनस एक बार t की जगह 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन 2 इज 0, तो ये तो खत्म हुआ, सिर्फ t स्क्वायर बाई 2 बचा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। समझ गए? ठीक है सर dt जो लास्ट में बचा था उसको जब हम इंटीग्रेट करें तो उसका क्या,
ये जो dt है भाई, इससे ये पता चल गया सिर्फ कि वेरिएबल इस वाले इंटीग्रल में वेरिएबल t है, तो t वाली टर्म को मैंने यही छोड़ दिया इंटीग्रल के अंदर, और उसके अलावा जो टर्म था क्या था, a था, उसको मैंने ले लिया इंटीग्रल के बाहर। तो t की पावर 1 dt इट इज़ जस्ट लाइक x की पावर n dx, है ना। और n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर क्या है 1, तो x की पावर n + 1, तो वेरिएबल 1 t है, तो t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा दिया। अब वो dt और इंटीग्रल का साइन सब खत्म, इंटीग्रेट हो गया। ठीक, यहाँ से क्लियर है। ठीक है बेटा, ऑफलाइन आना शुरू करिए आप। 1 मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट में आ रहा है। देखिए करना तो पूरा ही है, जैसे हमने इससे पहले मैथमेटिकल मेथड देखा, करना तो वो भी है और ग्राफिकल भी करना है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि कैलकुलस आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। डेरिवेशन चारों इक्वेशन से, और क्वेश्चन आएगा तो फिर सीधा 5 नंबर का, ठीक है ना। तो कहीं भी देख लेना आप कि जहाँ पर भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अभी आपके फर्स्ट टेस्ट में शायद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ही आया होगा शायद, बस हाँ अभी हुआ ही नहीं है टेस्ट। अच्छा, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आएगा, उसके साथ साथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी आना चाहिए। अब ये आएगा तो इसमें ये डेरिवेशन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको कर जाना आप स्टेप बाय स्टेप। अगला देखते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो पहली वाली इक्वेशन में मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, a = dv/dt लेकर चला था। दूसरी वाली इक्वेशन में मैंने शुरुआत कहाँ से करी, v = ds/dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। उसके बाद अगला स्टेप क्या था कि v की जगह u + at डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन है वो आप कर देंगे। थर्ड इक्वेशन देखिएगा, थर्ड इक्वेशन की शुरुआत कहाँ से करनी है, a = dv/dt से। थर्ड इक्वेशन की शुरुआत आप ऐसे करेंगे, a = dv/dt यहाँ से। उसके बाद फिर इसमें एक लॉजिक लगाना है, क्या करेंगे, इसको a को तो ऐसे ही छोड़ दिया, ये जो dv/dt है इसको ऐसे कर दो, इसको लिखो dv/ds और इसको लिखो ds/dt। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, मैंने dv/ds कर दिया और ds/dt कर दिया, तो आप देखिए ds से ds कट जाएगा, अल्टीमेटली dv/dt ही बचेगा, ठीक है। ये कर दिया, ये करने से क्या फ़ायदा होगा, ये जो ds/dt है, ds/dt क्या होता है, v होता है, तो इसकी जगह आप v लिख देंगे। तो a = dv/ds × v। अब ये जो ds है इसको इधर ले जाओ, a ds = dv × v है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए v dv, चलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब a ds = v dv हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास वेरिएबल जो है वो 2 हो गए, क्या, एक तो v और एक s, दो वेरिएबल आ गए हमारे पास, ठीक है। a ds = v dv। अब आप आ जाइए पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर देखिएगा कि क्या करना है,
वेरिएबल एस है और वी है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 0। मैंने माना कि यहाँ पर टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं इनिशियल कंडीशन की बात करता हूँ। तो t इज इक्वल टू 0 पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है s, ये भी 0 मीटर होगा, है ना। और जो वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी को हम u लेकर चलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा इनिशियल वैल्यू s की इनिशियल वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट क्या होगी 0, और v की इनिशियल वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट क्या होगी u, इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही व्हेन t इज इक्वल टू t सेकेंड्स, तो उस टाइम हमारा जो s है उसको हम क्या ले लेते हैं, s को s ही ले लेते हैं, s मीटर, और जो v है v को ले लेते हैं हम फाइनल वेलोसिटी v। तो मेरे पास लोअर लिमिट s की क्या हो जाएगी बेटा 0, और अपर लिमिट हो जाएगी s। मेरे पास v की लोअर लिमिट इज u और अपर लिमिट इज v, ठीक। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इक्वेशन 3 बोल दिया इसको कि इक्वेशन 3 को दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो भाई इंटीग्रेशन a ds, तो a ds, तो ds की लोअर लिमिट क्या 0 और अपर लिमिट क्या s इज इक्वल टू v dv। तो इंटीग्रेशन v dv, तो v की लोअर लिमिट क्या 0 और अपर लिमिट क्या v u v, ये हो गया, ठीक है। मैं उधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में। अब इंटीग्रेशन करा है कि थोड़ा बहुत कुछ करा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि यहाँ पर ds लिखा हुआ है। ds का मतलब क्या है कि जो हमारा s है ना, s वेरिएबल है, तो s के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सब कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगी। तो a बाहर आ गया, a बाहर आ गया, क्या बचा केवल ds। तो ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा s, ये s हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s इज इक्वल टू, यहाँ पर v है, v के साथ d लिखा हुआ है, तो इसका मतलब v हमारा वेरिएबल है, तो भाई फिर इस v को फिर मैं बाहर नहीं ले सकता, फिर v हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है। तो ये कैसा हो गया, वही हो गया ना v की पावर 1 वाला। जैसे यहाँ पर क्या था, t की पावर 1 dt था, तो उसका आउटपुट क्या निकल कर आया t²/2। ऐसे ही v की पावर 1 dv है, तो इसका आउटपुट क्या होगा v²/2, v की पावर 1+1/1+1। तो मैं सीधा लिख दूँ v²/2, v²/2, और लोअर लिमिट देखिए क्या है u, और अपर लिमिट है v। चलिए अब s की जगह पहले तो ऐसे डालो, तो s आ गया माइनस, फिर s की जगह 0 डालो, तो s और 0 बीच में माइनस का साइन। वैसे ही यहाँ पर v की जगह पहले तो v डाल दीजिए, तो v²/2 माइनस, अब v की जगह u डाल दीजिए, तो u²/2। अब ये हो गया s-0 क्या होता है s, तो ये हो गया as, तो ये हो गया v² - u²/2, v² - u²/2, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक न्यासा, ठीक है। अब ये जो 2 है 2 को इधर ले आओ, ये हो गया 2as इज इक्वल टू v² - u² को इधर ले आओ, तो प्लस का u² प्लस 2as फर्क कर लिख दो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। तो ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। इसके बाद फोर्थ इक्वेशन देखिएगा, पहली इक्वेशन में मैं लेकर चला a इज इक्वल टू dv/dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, तो dv a इज इक्वल टू dv/dt, तो dv इज इक्वल टू a dt को मैंने सीधा सीधा इंटीग्रेट करा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में हम क्या लेकर चले, v इज इक्वल टू ds/dt, v इज इक्वल टू ds/dt लेकर चले, तो ds इज इक्वल टू v dt हो गया, और दूसरी इक्वेशन में v की जगह पर मैंने u प्लस at डाला, तब इंटीग्रेट करा, क्लियर। तीसरी इक्वेशन में मैं फिर से जो पहली इक्वेशन में लिया था a इज इक्वल टू dv/dt वो ही लेकर चला, और उसके बाद dt को हमने इधर ही रहने दिया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करा,
डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी में इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया। फिर डी एस बाई डी टी का बना दिया हमने वी, डी एस बाई डी टी वी होता है, और अब इस डी एस को इधर ले आए, ठीक है। तो ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी हो गया। फिर हमने फर्दर इसको इंटीग्रेट कराया। अब थर्ड इक्वेशन वो फोर्थ इक्वेशन में मैं फिर से वही लेकर चलूँगा जो मैं सेकंड इक्वेशन में लेकर चला था, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डी टी को इधर ले आओ, डी एस इज इक्वल टू हो गया v डी टी, ठीक है। और अब जो टाइम लेना है ना, अब टाइम मुझे 0 नहीं लेना, अब मैं क्या लूँगा, when t is equal to n minus 1 सेकेंड, मतलब t हमारा n minus 1 सेकेंड है, तो s कितना है, sn minus 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, sn minus 1, समझ गए कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से जब t हमारा 10 सेकेंड्स है, when t is equal to n सेकेंड्स, तो s कितना हो जाएगा, sn। और याद रखिए मैथमेटिकल मेथड को अगर हम रिकॉल करें तो Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करते थे हम, तो Sn क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स, एक तरह से Sn माइनस 1 सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो nth टर्म मेरे पास आ जाएगा। वही काम यहाँ पर करना है बट यूजिंग इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि n माइनस 1 सेकेंड में मैंने Sn माइनस 1 डिस्टेंस ट्रेवल करा है और n सेकेंड में मैंने Sn डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो बस दोनों की लिमिट्स डालो और इंटीग्रेट करो, रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, जब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम कम कौन सा है, कम टाइम कौन सा है, n माइनस 1, ठीक है, और ज़्यादा टाइम क्या है, n, ठीक है। तो इसका मतलब जो कम वाली वैल्यू होती है वो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, लोअर लिमिट होती है, और जो ज़्यादा वाली वैल्यू होती है वो अपर लिमिट होती है। तो हमको जाना कहाँ से कहाँ है, फिर Sn माइनस 1 से Sn तक। तो लोअर लिमिट इज Sn माइनस 1 एंड अपर लिमिट इज Sn। सिमिलरली v dt, v dt, lower limit is n minus 1 and upper limit is m। ये हो गया। और इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो v है ना, इसको v को हमें u प्लस ए टी के तौर पर लिख देना है। भाई v को लिखा जा सकता है u प्लस ए टी, लिख देते हैं। पहले इस ds को इंटीग्रेट कर दीजिए। जब ds को इंटीग्रेट करा तो क्या आ गया, s आ गया। वैसे ही जैसे dx को इंटीग्रेट करा तो x आ गया, तो ds को इंटीग्रेट करा तो s आ गया। लोअर लिमिट Sn माइनस 1, अपर लिमिट Sn। इसी तरह से यहाँ पर v को लिख दो u प्लस ए टी, ब्रैकेट बंद करा dt n माइनस 1 से n, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि हमने u प्लस ए टी को इंटीग्रेट पहले भी करा था, तो मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। हमने कैसे करा था भाई, u को पहले स्प्लिट कर लिया तो u dt हो गया, फिर ए टी और डी टी को स्प्लिट कर लिया, तो हमारा आया क्या था रिजल्ट, सीधा वो लिखिए। पहले एस की जगह उधर तो डाल दो Sn अपर लिमिट माइनस, एस की जगह डाल दीजिए Sn माइनस 1, तो Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस 1 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है, हाँ। उसके बाद जब u को इंटीग्रेट करेंगे तो u dt होगा, तो u इज अ कांस्टेंट और dt का इंटीग्रल t होता है, तो ut हो गया वो एक तरह से। ये क्या हो गया, u इंटू टी, है ना। और t की लोअर लिमिट n माइनस 1 और अपर लिमिट n। लोअर लिमिट n माइनस 1 और अपर लिमिट n। इसी तरह से अब है ए टी डी टी, तो a तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज, और टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो गया बेटा, टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और लोअर लिमिट डालिए n माइनस 1 और अपर लिमिट डालिए n। Sn माइनस 1 को ही तो Sn कहते हैं। t की जगह n डालो,
फिर टी की जगह n माइनस वन डालो तो n माइनस n माइनस वन प्लस ए, बाहर तो a है और न्यूमरेटर में टी स्क्वायर बाई टू, यानी कि पहले टी की जगह n डालेंगे तो n स्क्वायर अपॉन टू माइनस, अब टी की जगह n माइनस वन डालेंगे तो n माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू। एस एन एन इज इक्वल टू यू एन माइनस एन और माइनस माइनस प्लस वन, माइनस एन प्लस एन कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू सॉरी प्लस इधर भी डिनोमिनेटर में टू है, इधर भी डिनोमिनेटर में टू है, तो बाहर ले लो, ए अपॉन टू हो गया, ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ब्रैकेट बंद करिए। उसके बाद एस एन एन इज इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस ए बाई टू, और ये ब्रैकेट में हमारे पास आएगा बेटा एन स्क्वायर माइनस वन और माइनस माइनस प्लस का टू एन, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एस एन एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए और ब्रैकेट में टू एन माइनस वन। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया, क्योंकि दोनों तरीके के प्रूफ्स हो गए, मैथमेटिकल भी और यूजिंग कैलकुलस भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और नोट्स में चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल नंबर 13 से लेकर इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। न्यूमेरिकल्स इस वजह से ज़्यादा क्योंकि इसके ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल, ये वाले इक्वेशन और मोशन वाले। तो एग्जाम्पल नंबर 13 से स्टार्ट होगा और एग्जाम्पल नंबर 25 तक है। ठीक है, तो टोटल 13 न्यूमेरिकल्स हैं, तो कोई दो चार आप प्रैक्टिस करके देखना, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कर दूँगा अगली क्लास में। और मैं आपकी कभी भी बीच में ना एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, तो एक्स्ट्रा क्लास जो मैं आपकी लूँगा ना, वो उसका टाइम ना 9:15 बजे रखूँगा, रात का 9:15 बजे का टाइम। अगर आप में से कोई भी बच्चा कंफर्टेबल है ऑफलाइन आने में तो वो ऑफलाइन आ सकता है, नहीं कंफर्टेबल अगर नहीं है तो भाई फिर ऑनलाइन आ जाए। ठीक है, लेकिन जब भी एक्स्ट्रा क्लास दूँगा 2-3 घंटे पहले व्हाट्सएप जरूर कर दूँगा। ठीक है, तो मैसेज चेक कर लेना ग्रुप पर। चलिए जी, ओके।